CH-190 अर्थ एलिमेंट सोलसीड। अगली शाम हंटर ग्रुप घाटी के इलाके में पहुंच गया। वो एक ऐसा रास्ता ले रहे थे जो काफी खतरनाक था, लेकिन उन्हें आसपास एक भी विशाल छिपकली नहीं मिली थी। इसे देखकर अंकित बहुत कंफ्यूज था। विशाल छिपकलियां हर शाम घाटी के पश्चिम इलाके में जाती हैं। उस इलाके की जमीन यहाँ से नीचे है, इसलिए सारी विशाल छिपकलियां वहां जाती हैं और ये इलाका साफ रहता है, जय ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसने तुरंत मेघना की तरफ मुड़कर देखा क्योंकि वो उसका रिएक्शन जानना चाहता था, लेकिन मेघना बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए उसने जय की बात सुनकर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसे घाटी के खजाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो उन विशाल छिपकलियों के लाशों की जांच पड़ताल करना चाहती थी जो उसे यहाँ आते आते रास्ते में मिली थी। जब उसने देखा कि ज्यादातर छिपकलियों की मौत फायर और लाइटनिंग एलिमेंट से हुई है, वो समझ गई कि वो अपने टारगेट के करीब पहुंच रही है। अजीब बात है, यहाँ जगह जगह विशाल छिपकलियों की लाशें हैं, जय ने कहा। वो अपने चारों तरफ नजर रख रहा था। अरे, ये तो आम बात है, विशाल छिपकलियां आपस में एक दूसरे से लड़ती ही रहती हैं। अब यहाँ फालतू वक्त बर्बाद मत करो, हम अपने खजाने के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। बस एक बार हमारे हाथ वो सोने की मिट्टी लग जाए तो हम भी करोड़पति बन जाएंगे। अंकित, जो बिल्कुल बेवकूफ था, उसने खुश होकर कहा। जैसे ही टीम के बाकी सारे हंटर्स ने उसकी बात सुनी, सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने तुरंत उस फीमेल हंटर मेघना की तरफ देखा। बेवकूफ, तुमने मेघना को उस अर्थ एलिमेंट सोलसीड के बारे में बता दिया जिसे हम ढूंढने निकले थे। सोने की मिट्टी एक अच्छी क्वालिटी की अर्थ एलिमेंट सोलसीड है, बाजार में उसकी कीमत लगभग 30 करोड़ है। इसके बाद अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टीम के कैप्टन सम्यक ने अंकित को गुस्से में कहा। जैसे ही अंकित को एहसास हुआ कि उसने क्या किया था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत मेघना की तरफ देखा, लेकिन उसे ये रियलाइज हुआ कि मेघना को उसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी एकदम नॉर्मल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस सोने की मिट्टी नाम की अर्थ एलिमेंट सोलसीड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही वो लोग घाटी तक पहुंचे, उन्हें यहाँ की शाम का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। ढलते हुए सूरज की रोशनी जब घाटी पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां विशाल छिपकलियां ही छिपकलियां थीं। सभी सूरज की रोशनी में तेजी से चमक रही थी। वहां न सिर्फ पूरी घाटी उनसे भरी हुई थी, बल्कि पहाड़ों के कुछ हिस्सों पर भी ये विशाल छिपकलियां सूरज की रोशनी में आराम कर रही थी। हे भगवान, यहाँ कितनी विशाल छिपकलियां हैं, जय ने वो नज़ारा देखकर कहा। इसे देखकर उसकी पीठ में झुरझुरी दौड़ गई थी। अगर वो लोग गलती से भी घाटी में उन विशाल छिपकलियों के बीच फंस जाते तो उसका सीधा मतलब था मौत। उनके जिंदा रहने की कोई चांसेस नहीं बचती। कैप्टन, क्या हम लोग सच में घाटी के अंदर जा रहे हैं? उन विशाल छिपकलियों को देखकर अंकित का वहां से वापस लौटने का मन कर रहा था। वहां खजाना जरूरी था, लेकिन अगर वहां उसकी जान चली जाती तो फिर वो खजाना किसी भी काम का नहीं बचता। हमें भी लगता है कि ये काफी खतरे वाला काम है, टीम के बाकी लोगों ने भी कहा। हम लोग जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो घाटी में भी जाएंगे, तुम लोग चिंता मत करो, जय का प्लान जरूर काम करेगा, सम्यक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। देखने में तो वो भी नर्वस लग रहा था। उन सब की किस्मत बहुत अच्छी थी कि घाटी बहुत बड़ी थी और उनके छिपने के लिए जगह भी थी, वरना वहां तो अगर वो 50 लोगों की टीम भी लेकर आते तो भी वो मारे ही जाते। घाटी में पहुंचने के बाद मेघना उन हंटर्स की टीम से अलग हो गई थी। वैसे तो वो उस खजाने को लेकर काफी इंटरेस्टेड थी, लेकिन वो जानते थी कि उन सब ने उस अर्थ एलिमेंट सोलसीड के बारे में पता लगाने के लिए, उस तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए और कई मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक आने में बहुत मेहनत की थी, और वो उनकी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अलग रास्ते पर निकल गई। हंटर ग्रुप ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि वो जानते थे कि वो यहाँ कुछ और ढूंढने आई थी, और वैसे भी उन्हें इतना बड़ा खजाना मिलने वाला था, तो वो ऐसी किसी मैजिशियन को अपने साथ क्यों ले जाते जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली थी और उनका खजाना उनसे ले सकती थी। उनके घाटी में जाने के बाद उनका पीछा करते करते एक इंसान वहां आया। उसने हंटर ग्रुप और फीमेल मैजिशियन की तरफ देखा जो अब अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे। आखिर में वो उस फीमेल मैजिशियन यानी कि मेघना के पीछे पीछे गया। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि लकी था, जो बिना किसी परमिशन के आर्मी छोड़कर यहाँ अकेले ही बंजारा झील में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए आ गया था। वो किशनपुर शहर से सम्यक और उसके हंटर ग्रुप का पीछा करते करते यहाँ तक आया था, लेकिन उन सबको भनक तक नहीं लगी थी कि वो उनका पीछा कर रहा था। आर्मी में भी उसका मैन काम जासूसी करना और लोगों को ट्रैक करना था। बैटल मैजिशियंस में उसे स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर माना जाता था। आरव भाई, मैं अब तुम्हारे बहुत करीब आ चुका हूँ, अब तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, लकी ने कहा। जब उसने पास ही विशाल छिपकलियों की लाशें देखी और उन सब की मौत का कारण पता चला तो वो और भी कॉन्फिडेंट हो गया कि वो एकदम सही जगह आया था। मेघना की जांच पड़ताल अब भी जारी थी। उसे पता था कि विशाल छिपकलियों की लाशों का पीछा करते करते वो उन विशाल छिपकलियों के काल तक पहुंच जाएगी। ये नाम हंटर यूनियन ने उस बीस्ट को दिया था जो बंजारा झील की विशाल छिपकलियों को मार रहा था।
जब उन्हें पता चला था कि सारी छिपकलियों को लगभग 2 एलिमेंट्स के दम पर ही मारा गया है, तब उस बीस्ट के लिए उन्होंने ये नाम रखा था। मेघना मिलिट्री की तरफ से इस मामले की जांच करने आई थी। बंजारा झील काफी समय से खतरनाक जगह मानी जाती थी और वो इसे लेकर कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि वहां कोई नया बढ़ता कमांडर क्लास बीस्ट न आ गया हो, जो अभी विशाल छिपकलियों को मार रहा हो और बाद में किशनपुर शहर से होते हुए पूरे देश में तबाही मचा दे। अजीब बात है, मेरे पैर इतने भारी क्यों लग रहे हैं? मुझे किसी मिशन पर गए हुए तो काफी वक्त हो गया है, लेकिन मेरा स्टेमिना इतना बुरा भी नहीं है, मेघना ने खुद से कहा और दलदल पार करने के बाद एक सूखी जगह पर बैठ गई। इसके बाद उसने अपने बूट्स निकाले और पैरों को देखने लगी और तभी उसे थकान होने का असली कारण पता चला। शिट, मैं इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? उसके पैरों में दलदल की वजह से जहर चला गया था और उसके पैर नीले पड़ गए थे। मेघना को अभी कुछ वक्त पहले ही बंजारा झील के बारे में पता चला था और वो यहाँ के वातावरण के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उसने जहरीली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये तो बहुत अजीब बात है। मेरे आर्मी वाले दोस्तों ने जो मुझे बताया था वो सब कुछ मैंने किया है और मेरा कल्टीवेशन भी तो इतना ज़्यादा है, फिर इतनी आसानी से ये जहर मेरे अंदर कैसे आ गया? कहीं ये कोई ऐसा जहर तो नहीं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और इतना शक्तिशाली जहर आखिर आया कहाँ से? मेघना एक पत्थर पर बैठी हुई थी। उसने तुरंत वो सारे एंटीडॉट्स लगा लिए जो वो अपने साथ लाई थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि कोई भी एंटीडॉट इस जहर के खिलाफ काम नहीं कर रहा था। दलदल वोटर और अर्थ एलिमेंट का मिक्सचर था और उसने उन दोनों के एंटीडॉट्स लगा लिए थे। मेघना को डीमन बीस्ट से डर नहीं लगता था। वो उन सभी को मार सकती थी जो उसे रास्ते में मिलने वाले थे, लेकिन जहर से बचना इतना आसान नहीं था। उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो इसके लिए तैयार भी नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना था। वो हंटर्स अभी दूर नहीं गए होंगे। क्या मुझे उन्हें बुलवाने के लिए अपने सिग्नल का इस्तेमाल करना चाहिए? आर्मी किसी को भेज सकती है, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैं मिशन पूरा नहीं कर पाई और फेल हो गई तो वो सब मुझ पर हंसेंगे, और मैं तो यहाँ जबरदस्ती आई हूँ। उन्हें तो वैसे भी मेरा ऐसा कुछ करना पसंद नहीं। मेघना ने पहले आर्मी से मदद लेने के बारे में सोचा, फिर वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने जहर बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस जहर की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। अब ये जहर उसके घुटनों तक फैल गया था और उसके पैर नीले पड़ गए थे। ये कोई आम जहर नहीं था। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, उसका सिर घूमने लगा। उसके लिए सिग्नल भेजना मुश्किल होता जा रहा था। उसे एक सिग्नल भेजने से पहले कई तैयारियां करनी पड़ती, वरना एक आम सिग्नल से उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता। मेघना उस पत्थर पर टिक गई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वो जहर अब भी उसके शरीर में फैल रहा था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसे अपने चारों तरफ विशाल छिपकलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो तेजी से बेहोश हो रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह जगह विशाल छिपकलियों से सुरक्षित थी या नहीं। वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि विशाल छिपकलियां उसे ना देखें। जब मेघना बेहोश होने ही वाली थी, उसे अपने सामने से बहुत तेज इलेक्ट्रिक कट गुजरता हुआ महसूस हुआ। इसने उस विशाल छिपकली पर हमला किया था जो धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रही थी। मेघना का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि वो उस जहर की वजह से चल भी नहीं पा रही थी। उस पर हमला करने की कोशिश करने वाली ज्यादातर विशाल छिपकलियों की मौत हो गई थी। मेघना को ऐसा लग रहा था जैसे विशाल छिपकलियों का काल अब उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। एक पुरानी सी गुफा में फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक इंसान आग के बगल में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ एक फीमेल मैजिशियन थी, जिसके दिल की धड़कन धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी और उनके चेहरे का नीला रंग भी उतर रहा था। वो फीमेल मैजिशियन आर्मी पैंट्स पहने हुए थी, जो अब उनके उसके तक मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश पड़ी थी। आखिर एक फीमेल मैजिशियन यहाँ आई ही क्यों है? उस इंसान ने खुद से कहा। उस फीमेल मैजिशियन को अब होश आ रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वो चारों तरफ देखने लगी कि वो कहाँ है। उसे अपने सामने एक आदि मानव जैसा इंसान दिखा, जिसके बाल उसके पैरों जितने लंबे थे। उसने तुरंत ध्यान लगाया और अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने लगी। तुम्हारे ऊपर जहर का असर है, उस आदि मानव जैसे दिखने वाले इंसान ने मुस्कुरा कर कहा। उसके दांत बेहद नुकीले थे, उसके दांत किसी बीस्ट की तरह दिख रहे थे। तुम क्या एक हंटर हो? मेघना ने खुद को शांत करते हुए पूछा। वो एक सेकंड के लिए लड़खड़ा गई थी, क्योंकि उसे सच में लगा था कि उसके सामने बैठा इंसान एक आदि मानव है। कोई बुरा दिखने वाला हंटर भी उससे बेहतर दिखता। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ कितने समय से रह रहा था। हाँ, ऐसा ही समझ लो। वैसे भी मैं कुछ वक्त तक ये जगह छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने मेरी जान बचाई? मेघना ने उससे पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई। जिस जहर का असर तुम पर हुआ था, उससे बचना थोड़ा मुश्किल था। जब इसका असर मुझ पर हुआ था, तो मुझे भी इससे बचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन सच कहूं तो तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। मुझे तो लगा था कि इस जहर की वजह से तुम 7-8 दिनों तक बेहोश रहोगी, उस इंसान ने कहा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया,
आमतौर पर तो मैं इतनी गैर जिम्मेदार नहीं होती, मेघना ने कहा। तुम्हारी जैसी मैजिशियन इतनी खतरनाक जगह अकेले क्या कर रही है? उस इंसान ने पूछा। तुम भी तो यहाँ अकेले आए हो ना? मेघना ने उस इंसान से उसका ही सवाल पूछ लिया। उसकी आंखों में आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। सही कहा, तुम यहाँ घाटी का खजाना ढूंढने आए हो? उस इंसान ने मेघना को देखते हुए पूछा। मेघना ने ना में अपना सिर हिला दिया। तभी उसे बेहोश होने के पहले की वो लाइटिंग याद आई और उसने अपने सामने बैठे इंसान को ध्यान से देखा और फिर बोली, मैं यहाँ उस बीस्ट का पता लगाने आई हूँ जो पिछले कुछ वक्त से विशाल छिपकलियों को मार रहा है। वो उन्हें मारने के लिए ज़्यादातर लाइटिंग और फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये बोलकर वो इंसान कहीं और देखने लगा और फिर उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, ये मेरे लिए राहत की बात है कि तुम यहाँ उस खजाने के लिए नहीं आए हो। उस खजाने के चक्कर में कई लोग मारे जा चुके हैं। कई लोग मारे जा चुके हैं? मतलब? मेघना ने चौंक कर कहा। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है वो जहर कहाँ से आया? मैंने कुछ हंटर ग्रुप्स को चेतावनी देने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उस इंसान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। इस घाटी में कुछ तो अजीब है, मुझे ये कोई आम घाटी तो नहीं लगती। मेघना के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। जब से वो उस हंटर ग्रुप के साथ इस घाटी में आई थी, उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी और उसके बाद उसके ऊपर उस जहर का असर हो गया। उसे ये लग रहा था कि जब वो एक एडवांस्ड मैजिशियन इस घाटी में आने के तुरंत बाद ही मरने वाली थी तो फिर उस हंटर ग्रुप का क्या हाल होता। सम्यक के हंटर ग्रुप को इस खतरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेघना भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके ग्रुप पर भी जहर का असर ना हुआ हो, वरना उसका पूरा ग्रुप मर जाएगा। देखो, तुम्हारी बॉडी से जहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम्हें इस गुफा में ही छिपकर रहना चाहिए, उस इंसान ने कहा। तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? मेघना ने उससे पूछा। मुझे यहाँ से कुछ सामान इकट्ठा करना है, उस इंसान ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो तुम यहाँ कितने वक्त और रुकोगे? मेघना ने पूछा। जब तक मुझे वो सामान नहीं मिल जाता। तुम जानते हो कि इस घाटी के साथ साथ तुम भी काफी अजीब हो, मेघना ने उसे देखते हुए कहा। वो इंसान खिलखिलाकर हंसने लगा और फिर मेघना से बोला, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से बैठकर इस आग की ताजगी का मजा ले सकती हो, उस इंसान ने कहा और गुफा से चला गया।